हेलो जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का टारगेट विद अंकेश आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हिंदी में महत्वपूर्ण प्रश्न जो विधिवत वर्षों में आए हुए प्रश्न होते हैं, ठीक है। और यूपी टेट, रीट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी, सुपर टेट में सबसे ज़्यादा हिंदी से आए हुए प्रश्न होते हैं इसमें। तो आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे कि आप लोगों के पास मेरा नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। हिंदी की आप लोगों ने जो मैंने वीडियो डाल रखी हैं आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो उस पर क्लिक करके मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। और टेलीग्राम पे मैंने लिंक दे रखी है, इसमें नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उस पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम, ठीक है। तो आप चलते हैं आगे, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संकर शब्द किसे कहते हैं। संकर शब्द जो पूछा गया है वो किसे कहते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं इसमें ग्रामीण भाषा शब्द को, ठीक, ग्रामीण भाषा, संस्कृत भाषा और ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द। और अगला ऑप्शन है दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। मतलब उसकी संकर शब्द का जो होता है वो दो भाषाओं का मेल से बनकर जो शब्द बनता है उसे संकर शब्द कहते हैं। जो दो भाषाओं से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, चौथा ऑप्शन होगा कि ना कि ग्रामीण भाषा शब्द और संस्कृत भी नहीं होगा, ग्रामीण व संस्कृत के विशेष शब्द भी नहीं होंगे, जो शब्द मिलकर बना होता है उसे संकर शब्द कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका सुत शब्द को स्त्री, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा होगा। जो सुत शब्द है उसके लिए स्त्रीवाचक बनाने के लिए क्या प्रयोग होगा। ई, मतलब ई, इक और आ। तो इसमें क्या होगा आपका, सुत शब्द बनाने के लिए स्त्रीवाचक के लिए मतलब कि आ प्रत्यय, जो आ प्रत्यय होगा ना, आ लगेगा सुत, तो तब होगा स्त्रीलिंग, ठीक है। जैसे कि आ प्रत्यय से बने शब्द मतलब घटा, घेरा, छापा, गुजारा, चढ़ा, रखा, कहा, कोड़ा, मतलब ये जो होते हैं ई प्रत्यय से बनाई गई शब्द होते हैं वो चढ़ाई, लड़ाई, बनाई, ई शब्द वाले होते हैं, ठीक है। और एक प्रत्यय से बने वाले प्रत्यय होते हैं वो कार्मिक, धार्मिक, तार्किक, इस तरीके के होते हैं। और ई की बात करें ई, तो ई के होते हैं आपके पाणनीय, पाठनीय, राष्ट्रीय, इस तरीके के होते हैं, ठीक है। तो सुत का आपका हो जाएगा डी, सुत शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए आ प्रत्यय का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे सुत का स्त्रीवाचक सुता होता है, सुत का स्त्री जो होता है स्त्री वाचक पूछा है इसमें, तो क्या हो जाएगा सुता, ठीक, सुता, ठीक, ये स्त्री वाचक होगा इसमें, ठीक है। बाकी की मैंने आप लोगों को ये बता दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना, पालतू होना, ठीक है। नाक का बाल होना मुहावरे पूछा है तो मुहावरे इसमें आपका क्या होगा, अधिक समीप होना नहीं होगा, ठीक, कष्ट देना, कष्ट देना भी नहीं हो जाएगा, और पालतू भी नहीं होगा, ठीक है। अधिक प्रिय होगा, अधिक प्रिय क्यों होगा, क्योंकि नाक का बाल होना मुहावरे का जो अर्थ होता है अन्य सभी विकल्प जो है दे रखे हैं इसमें वो क्या है, असंगत है, ठीक है। जो विकल्प दे रखे हैं इसमें क्या है, असंगत तरीके से है, इसलिए अधिक प्रिय होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या होगा, अधिक प्रिय होना, नाक का बाल होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अश्व का पर्यायवाची शब्द, क्या पूछा है, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। अश्व का मतलब कि घोड़ा, कोटक, कटक, हाय, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं ये दे रखा है ना, तो इसमें क्या होगा आपका, घोड़ा पर्यायवाची होता है, ठीक है। कोटक, कोटक मिस घोड़ा, ठीक, हाय संस्कृत में जो होता है घोड़ा होता है, ठीक है, पर्यायवाची शब्द होता है उसके ये पर्यायवाची शब्द दे रखे हैं, घोड़ा, कटक, कोटक, ये होते हैं, ठीक है।
तो इसमें आपका ऑप्शन होगा कटक। कटक को मतलब कि अश्व का पर्यायवाची नहीं है, जो कटक शब्द है वो अश्व का पर्यायवाची नहीं है। अश्व के पर्यायवाची घोड़ा, घोटक, हाय, बाजी, तुरंग, रविसुत तथा सैंघव ये होते हैं। ठीक है, आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो स्थान पर टिककर नहीं रहता बाकी के लिए एक शब्द कौन सा है? जो स्थान पर टिककर नहीं रहता वो बाकी के लिए क्या होगा? अस्थिर, आडिंग, आयावर, गतिशील। तो इसमें क्या होगा आपका ऑप्शन? आपका हो जाएगा जो टिककर नहीं रहता। ठीक है, इस अस्थिर मतलब कि स्थिर नहीं रहता। ठीक है, अस्थिर, टिककर की बात पूछी जा रही, टिककर नहीं रहता मतलब एक जगह नहीं रहता है। ठीक है, इसकी बात की जाए गतिशील, गतिशील का मतलब है लगातार चलना। ठीक है, आडिंग होगा नहीं, आयावर होगा। आयावर, आयावर का मतलब जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता इसे क्या कहते हैं? आयावर। जो और जो एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता, ठीक है, जो स्थिर नहीं रहता उसे क्या कहते हैं? अस्थिर कहते हैं। और जो अपनी बातों तथा वादों का टिका रहे वो कैसे कहते हैं? अडिग को। जो अपनी बात पर टिका रहे उसे क्या कहते हैं? अडिग। ठीक है, और जो सदैव चलता रहे वो गतिशील होता है। ठीक है, चारों ऑप्शन बता दिए, इसमें अयावर होगा आपका। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी व झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? रचयिता की बात की जा रही है तो इसमें क्या होगा आपका? आपका ऑप्शन दे रखे हैं माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहनलाल द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, आपका ऑप्शन माखनलाल चतुर्वेदी है नहीं। ठीक है, सोहनलाल द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी ये भी नहीं होंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगा आपका ऑप्शन। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो थी बुंदेले हर बोले के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह झांसी वाली रानी थी, ये किसने कहा था? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। ठीक है, अब बात करें राम नरेश त्रिपाठी की। राम नरेश त्रिपाठी ने क्या कहा था? राम नरेश त्रिपाठी ने कहा था कि पराधीन रहकर अपना सुख, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, वह अपना जगत में केवल पशु ही सह सकता है। क्या कहा है इन्होंने? पराधीन रहकर अपना अपना सुख शोक न कह सकता है। ठीक है, वह अपना जगत में केवल पशु ही सह सकता है। उसे क्या किसने कहा है? रामनरेश त्रिपाठी ने। ठीक है, अब बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त की। जो मैथिली शरण गुप्त ने क्या कहा था इसी कड़ी में कि आंवला जीवन हाय, आंवला जीवन हाय, तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त ने कहा था। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि समास का अर्थ है, समास का अर्थ है। ठीक, इसमें ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन दे रखे हैं संक्षेप, विच्छेद, विस्तार, नवीनार्थ। ठीक है, तो समास का अर्थ विच्छेद होगा नहीं, विस्तार भी नहीं होगा, नवीन अर्थ भी नहीं, नया अर्थ निकलना नहीं होगा, संक्षेप हो जाएगा। संक्षेप क्यों हो जाएगा? क्योंकि संक्षेप के लिए आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों से जो मिलकर नया शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? संक्षेप कहते हैं। ठीक है, शब्द बनाया जाता है तब मेल से जो बनता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, अब सामान्यतः मतलब कि समास का अर्थ होता है संक्षेप करना। ठीक है, संक्षेप करना होता है। ठीक है, समास का अर्थ। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों को व्यस्त रखना। ठीक, तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? बच्चों के श्रेणी बार विभक्त करना। चौथा ऑप्शन कह रहा है बच्चों के त्रुटियों की केवल सूची बनाना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका ऑप्शन? आपका ऑप्शन क्या होगा कि बच्चों को व्यस्त रखना? नहीं, गलत है। बच्चों को श्रेणी बार विभक्त करना? नहीं। बच्चों को त्रुटियों की केवल सूची बनाना? नहीं। भाषा के संबंध में पूछा जा रहा है उपचारात्मक शिक्षण, तो क्या होगा? भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान करना। मतलब बच्चों को बताएंगे आप कि
कठिनाइयाँ जो जिस शब्द में हो रही है उस शब्द को अलग अलग तरीके से पहचान कराने की कोशिश करेंगे, उसका निदान निकालेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, इसमें यही उद्देश्य होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन हो गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इसमें से कौन सा एक नहीं आता है? नहीं आता है। ठीक है, भाषाई कौशल के सुनना, भाषा कोई भाषण दे रहा है, ठीक है, बोलना, हंसना, लिखना। ठीक, भाषाई कौशल में नहीं आता है, नहीं पूछा गया है। तो आपका सुनने की बात की जाए, अगर भाषण कौशल की बात की जाए तो जैसे कि कोई भाषाई कौशल की बात की जा रही है। ठीक है, भाषण अगर कोई देता है तो क्या होता है? सुनता है, कोई ना कोई सुनता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, नहीं के अंतर्गत पूछा है। ठीक है, बोलना, बोलना तो भाषण वैसे भी हो गया। ठीक है, लिखना, अगर कोई बोलेगा भाषण, अगर मतलब जैसे कोई विद्यालय में एक टीचर खड़ा है, ठीक है, टीचर इमला बोलता है तो बच्चे लिखते हैं, सुनते हैं बच्चे। ठीक है, पर हंसते नहीं है बच्चे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा नहीं है वाला। तो तीसरा ऑप्शन होगा हंसना। ठीक है, हंसना। लिखना आपका लेखन कौशल होता है, सुनना श्रवण कौशल होता है, बोलना मौखिक कौशल होता है, पढ़ना पठन कौशल होता है। ठीक है, ये होता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका दे रखा है 14 सितंबर को, 5 सितंबर को, 2 अक्टूबर को, 26 जनवरी को। ये तो आप जानते ही होंगे कब मनाया जाता है। 14 सितंबर को। 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर को हिंदी दिवस सन 1949 को पहली बार भारत में संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। भारतीय संविधान के मतलब कि भाग नंबर 17 बात की जाए संविधान की, तो भाग नंबर 17। ठीक, भाग नंबर 17 में अनुच्छेद नंबर जो आपका दे रखा है, अनुच्छेद नंबर आपका अनुच्छेद नंबर है 343 से लेकर 351। अनुच्छेद नंबर 343 से लेकर 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है, तथा ये संविधान की जो 8वीं अनुसूची है ना, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, अब बात करते हैं दिवस की। क्योंकि देखो 5 सितंबर, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है, 26 जनवरी होती है, 5 सितंबर, ठीक है, 14 सितंबर ये हिंदी दिवस मनाया जाता है आपका 14 सितंबर को। ठीक है, ये तो बता ही दिए। अब बात करते हैं सितंबर हिंदी दिवस के बारे में। जो दिवस के बारे में बात करते हैं तो दिवस की मैंने एक वीडियो अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय दिवस की मैंने वीडियो बना रखी है 2 पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम की लिंक भी दे दूंगा, टेलीग्राम पर भी आप लोग ज्वाइन करके देख सकते हैं। तो इसमें मैंने विस्तार में बता रखा है दिवस के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय दिवस और दिवस के बारे में सारी मैंने डिटेल दे रखी है। उस वीडियो पर आकर आप क्लिक करके सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, स्किप ना करें तभी समझ में आएगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है? काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो आपका भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों में परिचित कराना, व्याकरण के नियमों की जानकारी देना, संगीत कला में निपुण बनाना, रसानुभूति एवं आनंदभूति। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो 4 ऑप्शन में से आपका क्या होगा? काव्य शिक्षण का उद्देश्य, काव्य शिक्षण की बात की जा रही है तो भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह नहीं होंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। संगीत कला की निपुण बनना, मतलब जो संगीत कला में निपुण हो जाता है उसे संगीत कला का क्या होता है? ज्ञान हो जाता है, पर ये भी नहीं होगा ऑप्शन। तो क्या होगा? रसानुभूति एवं आनंदभूति, रसानुभूति एवं आनंदभूति। ठीक है, तो क्या ऑप्शन क्या होगा आपका? चौथा ऑप्शन होगा रसानुभूति एवं आनंदभूति। ठीक है, साहित्य में जो काव्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य छात्रों को रस तथा आनंद की अनुभूति कराना होता है। ठीक है, काव्य शिक्षण में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? विशेषण का प्रयोग पूछ रहा है। राम जाता है, सीताफल खाती है, मेरी गाय काली है, जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है।
तो इसमें मतलब जो क्वेश्चन पूछा गया है वो विशेषण की बात की जा रही है, विशेषण क्या होगा, ठीक है, विशेषण की बात की जा रही है। तो आपका राम जाता है, इसमें कोई विशेषण नहीं बनना, ठीक है। सीताफल खाती है, इसमें भी नहीं बनना। जल्दी उठना स्वास्थ्य वर्धक होता है, ये भी नहीं बनना। मेरी गाय काली है, कैसी है, काली, ठीक, मेरी गाय कैसी है, काली। तो इसमें क्या बनना, विशेषण क्रिया आ रही है, विशेषण, विशेषण विशेषता बता रहा है, ठीक है, विशेषण बता रहा है, इसमें काली है, ठीक है। अब बात करते हैं मेरी, इस वाक्य में जो मेरी शब्द एक सर्वनाम विशेषण है, मतलब कि मेरी खुद की क्या है, मेरी काली है गाय, मेरी कैसी है, काली है गाय। मेरी, मेरी जो शब्द दे रखा है इसमें विशेषण है आपका, ठीक है। मेरी जो शब्द है वो है क्या है, विशेषण। अब विशेषण की बात की जाए तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, विशेषण की डेफिनेशन क्या है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। और विशेषण चार प्रकार का होता है, विशेषण चार प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है आपका, सर्वनामक विशेषण, नंबर एक आपका सर्वनामक विशेषण, नंबर दो आपका है गुणवाचक विशेषण, नंबर तीन आपका है संज्ञावाचक विशेषण, नंबर चार आपका है परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। ये चार विशेषण होते हैं आपके। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि नाटक शिक्षण में कक्षा विनय प्रणाली के प्रयोग से, मतलब कि प्रयोग से क्या होगा, शिक्षक एवं बच्चों में समय व्यर्थ होगा, समय व्यर्थ होगा। नाटक शिक्षण में, नाटक शिक्षण की बात की जा रही है, मतलब कि नाटक के तरीके से बताना बच्चे को, ठीक है। पत्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय करने से सीखने की प्रक्रिया तेजी हो जाती है, बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा तो ही नहीं सकता, ऐसा इसमें देखा जा रहा है। क्योंकि नाटक शिक्षण में कक्षा विनय प्रणाली के प्रयोग से क्या होगा, बच्चों के विपरीत प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक है। शिक्षक एवं बच्चों का समर्थ व्यर्थ होगा, नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पत्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया तेजी से हो जाएगी। बच्चों के अंदर अगर बच्चों को पत्रानुसार बच्चों को बताया जाए तो क्या होता है, बच्चों की प्रक्रिया तेज हो जाती है। पत्रानुसार क्या होता है कि कक्षान्वय प्रणाली के प्रयोग से जो पत्रों के अनुसार छात्रों या बच्चों में अभिनय सीखने की प्रक्रिया का तेजी विकास होता है नाटक शिक्षण में, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न शब्दों में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। तो क्या हुआ है, बहानारूढ़, सत्ताधीश, गंगाजल, रेखाचित्र। तो इसमें से आपका ऑप्शन क्या होगा, इसमें ऑप्शन बहानारूढ़, सत्ताधीश, गंगाजल, कारक पूछा है, इसमें कारक पूछा है ना, कारक, अधिकरण कारक का प्रयोग होगा। गंगाजल में आपका वो नहीं, रेखा चित्र में भी नहीं होगा, सत्ताधीश में भी नहीं होगा, बहानारूढ़ में हो जाएगा, ठीक है। बहानारूढ़ में, क्योंकि जहाँ अधिकरण तत्पुरुष में कारक चिन्ह का लोप हो वहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। तत्पुरुष समास जो होता है, क्या होता है कि अधिकरण, अधिकरण की बात की जा रही है, अधिकरण तत्पुरुष में कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, वहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। इसका कारक चिन्ह में पर आद है, मतलब में पर आद है, ठीक है। जैसे कि वो इसका वो दे रखा है, कर्ता ने कर्म कोश कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का अर्थ जो प्रकट करता है, संबंध का की रे, और अधिकरण में आता है मैं पर, और संबोध कारक होता है हे अरे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपका, यही हो जो बहानारूढ़ होगा, ठीक है। अधिकरण की बात की जा रही है, ठीक है, मैं पे पर आता है इसमें। बहानारूढ़ की जो अधिकरण तत्पुरुष समास होता है, और गंगाजल में क्या होता है, संबंध तत्पुरुष समास होता है गंगाजल में, ठीक है। गंगाजल में क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस रस को रस राज कहा जाता है, किस रस को रस राज कहा जाता है, ठीक है। श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, इनमें से कोई नहीं। ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, इसमें से कोई नहीं होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई, ठीक है। हास्य रस, वीर रस, तो इसमें आपका हास्य रस नहीं होगा, वीर रस भी नहीं होगा, क्या होगा, श्रृंगार रस, ठीक है। रस राज की बात की जा रही है, तो श्रृंगार रस को जो कार्य व्यापार की व्यापकता के कारण जो रास रस कहा जाता है ना, उसे
भारत मुनि ने 8 प्रकार से, जो भरत मुनि थे उन्होंने क्या किया था, 8 प्रकार से रसों का उल्लेख किया था, जबकि अभिनव गुप्त ने मूलतः जो रसों की संख्या दी थी वो 9 माना था। ठीक है, वो कैसे कैसे थी, मतलब आपका एक श्रृंगार रस है, ठीक है, हास रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, ठीक है, भयानक रस, अद्भुत रस, विभत्त रस, शांत रस, ये अलग अलग इस प्रकार से रस दे रखे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि घनानंद को किस युग का कवि का माना जाता है। घनानंद किस कवि के, मतलब किस युग के कवि थे। ठीक है, तो आदिकाल के, भक्त काल के, रीत काल के, भारतेंदु काल के। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका घनानंद को किस युग के कवि माना जाता है, तो आपका पहला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, आदिकाल के नहीं माने जाते हैं। अब बात करते हैं भक्त काल की, भक्त काल की भी नहीं माने जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं रीत काल की, रीत काल के देखते हैं, आगे देखते हैं भारतेंदु काल, भारतेंदु काल नहीं, भारतेंदु काल नहीं होगा, आपका होगा रीत काल। ठीक है, रीत काल क्यों होगा, क्योंकि घनानंद रीत काल की जो प्रमुख कवि है ना, तो घनानंद का जन्म जो हुआ था, घनानंद का जन्म कब हुआ था घनानंद का जन्म 1689, सन 1689 से 1739, 1689 से 1739 ईसा पूर्व। ठीक है, ईसवी। और ये हुआ था आपका बुलंदशहर में। कहाँ हुआ था, बुलंदशहर में, बुलंदशहर। ठीक है, बुलंदशहर में उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये निम्बार्क, जो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे, क्या थे, निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। ठीक है, इनकी प्रेयसी गणिका सुजाना थी। कौन थी, गणिका और सुजाना थी। घनानंद मुगल बादशाह जो मोहम्मद शाह रंगीले के आश्रम में थे। कौन, कहाँ थे, बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के आश्रम में थे। ठीक है, घनानंद द्वारा जो रचित ग्रंथ था वो क्या था, सुजान सार, इस इश्क लता, बिहर लीला, वियोग बेली था। ठीक है, वियोग बेली, कोकसार, कृपाकंद, रसकेली, और क्या था, बल्ली तथा यमुनाशय। ठीक है, ये क्या थे इनके, मतलब इनके वो थे, रचित थे। ठीक है, इनके द्वारा, घनानंद के द्वारा जो रचित की गई थी वो कवि जो घनानंद थे, उन्होंने अपने युग में रीत काल, इसमें क्या नाम है रीत काल में, हाँ रीत काल में इन्होंने अलग अलग अपनी रचनाएं रची थी घनानंद द्वारा। ठीक है, रचित जो ग्रंथ थे, ग्रंथ जो बनाए गए थे, ये अलग अलग बनाए गए थे। ठीक है, इनका जो था जन्म हुआ था 1689 से 1700 ईसा पूर्व तक ये मतलब रहे, और बुलंदशहर के उत्तर प्रदेश में रहे थे। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी की बात की जा रही है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी छांटना है। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। ठीक है, छोटी की मात्रा आशीर्वाद नहीं होगा आपका पहला ऑप्शन। ठीक है, आशीर्वाद। दूसरा ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होगा, चौथा ऑप्शन भी नहीं हो रहा है, क्योंकि जब दूसरा ऑप्शन कट गया तो आशीर्वाद, चौथा ऑप्शन भी नहीं होगा, आशीर्वाद लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, अब बात की जाए तीसरे ऑप्शन की, आशीर्वाद, आशीर्वाद। ठीक है, इसमें क्या है, बड़ी की मात्रा है आशीर्वाद में। ठीक है, रा ऊपर चढ़ा हुआ है, तब सही बनना है आशीर्वाद। ठीक है, तब आपका क्या बनना है, आशीर्वाद। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है। को से किस कारक का चिन्ह का बोध होता है। कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक। ठीक है, मैंने ये अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि कर्ता ने कर्म से कर्ण के, कर्ण वो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से मतलब अलग होने के लिए, और संबंध का कीरे अधिकरण में पेपर संबंध है, अरे वो। ठीक है,
ए अरे ओ, ठीक है, ये होता है। तो इसमें क्या पूछा है, कारक चिन्ह पूछा है, ठीक है। कारक चिन्ह का बोध होता है, कारक चिन्ह का किस में बोध होता है आपका, कारक चिन्ह का बोध हो जाएगा आपका कर्म कारक। कर्म कारक क्यों होगा, क्योंकि कर्ता ने कर्म को किस में आ रहा है, कर्म में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कर्म कारक। बाकी क्या आपका कर्ण कारक में क्या होता है, कर्ण कारक में आपका होता है से, कर्ण कारक में क्या होता है से। और आपकी बात की जाए संप्रदान कारक की, संप्रदान कारक में आपका आएगा को के लिए, को के लिए, ठीक है। को इसमें भी दिया है और को उसमें भी दिया है, ठीक है। ये कर्म कारक होता है, ये संप्रदान कारक होता है। को के लिए मतलब के लिए होता है, ठीक है। को किसके लिए होता है, के लिए होता है। जैसे कि सीता के लिए, ठीक है, तो किसके लिए, सीता के लिए, तो क्या होगा संप्रदान कारक, इसलिए संप्रदान कारक को के लिए होता है, ठीक है। और अब बात की जाए अधिकरण कारक की, अधिकरण कारक की बात की जाए तो मैं पे पर, जैसे मैं पे पर, ठीक है, मैं पे पर, ये होता है इसमें अधिकरण कारक में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम है। जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम है, उपनाम क्या है। अब बात की जाए ऑप्शन की, हरिओद, निराला, अज्ञे, गुल्लेरी, ठीक है। इसमें आपका ऑप्शन होगा सी, अज्ञे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इसका नाम, इनका नाम ये पूरा बोला जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हरिओद की, ठीक है। तो इनका पूरा नाम क्या होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, क्या होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद औद हरिओद, ठीक है, ये होगा। अब निराला की बात की जाए, निराला जी की, ठीक है। निराला जी कौन थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे। कौन थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आगे की बात की जाए तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे, यह अभी बताया था, इनका क्या ऑप्शन होगा, तीसरा ऑप्शन होगा। अब बात करते हैं गुल्लेरी की, ठीक है। तो गुल्लेरी आपके होंगे चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी। कौन होंगे, चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बिहारी के प्रसिद्ध हैं, मतलब कि कवित सवया पद दोहा। बिहारी जो है बिहारी जो थे रीतकाल के थे, रीतकाल से सिद्ध काव्य धारा के एकमात्र कवि थे जिन्होंने एक ही रचना, मतलब कि एक रचना बिहारी सतसई दोहा चंद में की है, ठीक है। बिहारी सतसई की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। कैसी है, ब्रज भाषा है। और इसमें दोहे की संख्या कितनी बताई थी इन्होंने, 719। कितनी है, 719 है। बिहारी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित, इनके पिता मतलब केशव दास, इनके पिता कौन थे, केशव दास, केशव दास, इनके पिता थे केशव दास। तथा गुरु नरसिन्हा दास, गुरु कौन थे, नर सिदा नरे सिदा दास, ठीक है, नरसिन्हा दास, ठीक है। बिहारी महाराजा जय सिंह के आश्रम में थे, ये कहाँ थे, महाराजा जय सिंह के आश्रम में थे, ठीक है। तो इनका क्या ऑप्शन था, दोहा, इन्होंने क्या लिखा था, दोहा लिखा था, ठीक है, चौथा ऑप्शन। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद है। पुनर्जन्म की बात की जा रही है, तो पुनर्जन्म में आपका सही संधि विच्छेद ऑप्शन देखते हैं, पुनः प्लस जन्म, पुन प्लस जन्म, प्लस जन्म, पुनः प्लस आजन्म। तो इसमें क्या होगा आपका, पुनः आजन्म तो होगा नहीं, गलत हो जाएगा। पुनरम मतलब आधा ना, नहीं, गलत हो जाएगा। जन्म इसमें पूरा दे रखा है, ठीक है। पुनः जन्म ये भी नहीं होगा, पुनः पुनर्जन्म, ठीक है, पुनर्जन्म क्या होगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि विसर्ग के साथ जो स्वर आता है ना, उसमें व्यंजन मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग कहते हैं, ठीक है, विसर्ग संधि कहते हैं, इसलिए
संधि विच्छेद आपका पहला ऑप्शन होगा। ठीक है, विसर्ग संधि है ये, पुनर्जन्म। ठीक है, विसर्ग संधि विकसित करता है ये। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शोक किस रस का स्थायी भाव है। शोक शांत रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस। चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके, चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन होगा क्या होगा, शांत रस नहीं होगा, हास्य रस भी नहीं होगा, वीर रस भी नहीं होगा, करुण रस होगा। ठीक है, आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा, करुण रस। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि मन के विकार को भाव कहते हैं। क्या कहते हैं, मन के विकार को क्या कहते हैं, भाव कहते हैं। और जो भाव आस्वाद, उत्कृष्टता, सार्वजन, सुलभता, चारों पुरुषों में उपयोगिता और औचित्य के नाते हृदय में बार बार जो बना रहे वह स्थायी भाव कहलाता है। ठीक है, इस रस का, उसके स्थायी भाव का निम्न मतलब होते हैं। जो श्रृंगार रस क्या कहता है, रति, और हास्य रस होता है हास, और करुण रस होता है शोक आपका, वीर रस होता है उत्साह, और रौद्र रस होता है क्रोध, और भयानक रस होता है भय। ठीक है, अद्भुत रस होता है विस्मय, विभक्त रस होता है घृणा। ठीक है, शांत रस होता है सम, आपका निर्वेद जिसे कहते हैं निर्वेद। ठीक है, ये होता है आपका, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, आपका करुण रस हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है। जो सूरदास थे उन्होंने अपनी जो भाषा थी वो सूरसागर की रचना किस भाषा में की थी। अवधी भाषा, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, राजस्थानी। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, तो आपकी राजस्थानी भाषा राजस्थान में जो बोली जाती है उसे क्या कहते हैं, राजस्थानी खड़ी बोली, ये उधर की साइड है। ठीक है, अवधी भाषा भी नहीं होगी आपकी, शायद ब्रज भाषा होगी आपकी। ठीक है, क्या होगी आपकी, ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा सूरदास के भक्ति काल जो सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। क्या है, सूरदास जी क्या है, भक्ति काल सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनकी 3 रचनाएं हैं, जो कौन कौन सी हैं 3 रचनाएं आपके, सूरसागर और सुरश्रावली और साहित्य लहरी। ठीक, 3 इनकी क्या है, रचनाएं हैं। वो कौन कौन सी रचनाएं हैं आपकी, सूरसागर और सुरसावली, साहित्य लहरी। ठीक, सूरदास जी जो भाषा का ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे, हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास जी ने किया था। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दोहे में जो दोहा होता है उसमें कितनी मात्राएं होती हैं। आपकी दोहे की बात की जाए, दोहे में आपकी ना तो 30 होगी, ना ही 28, ना 26, आपकी होती हैं 24 मात्राएं। ठीक है, कैसे होती हैं, क्योंकि दोहा की बात की जाए कि दोहा वह अर्धसमात्रक छंद होता है जिसमें प्रथम व तृतीय चरण में कितनी कितनी मात्रा होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं आपकी। ठीक है, 13 मात्राएं होती हैं। और द्वितीय चरण में मतलब कि द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में जो दूसरा और चौथा चरण होता है उसमें कितनी कितनी मात्रा होती है, 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, उसमें क्या होती हैं, 11 मात्राएं होती हैं। और सम जो चरण होते हैं अंत में गुरु लघु होता है, अंत में क्या होता है, गुरु लघु होता है। अतः इस छंद को कुल 24 मात्राएं होती हैं, इस छंद में क्या होती हैं, कुल 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रोला, दोहा, सोरठा और रूपमाला में। इसमें क्या होते हैं, 24 मात्राएं होती हैं, इसमें भी 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं, और हर गीतिका, उल्ला तथा वीर में 28, हरि गीतिका और उल्ला तथा वीर में 28। ठीक है, 28 होती हैं मात्राएं। तथा टांकट छंद में जो टांकट छंद होता है, इसे ऐसे लिखा जाता है, टांकट, टांटक। ठीक, टांटक इसे होता है, उसमें क्या होता है, 30 मात्राएं होती हैं उसमें। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा होती है 30 वाला ऑप्शन। अगर ये टांटक वाला पूछा होता, दोहा जो पूछा है यहाँ पूछा होता, टांटक में कितनी मात्राएं होती हैं। ठीक है, टांटक में आपकी होती हैं 30। ठीक, अगले ऑप्शन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, अच्छे कुल में पैदा हुआ हो, इस शब्द का समूह में लिए क्या होगा? कुलीन, समृद्ध, धनी। कुलीन, समृद्ध, धनी, कृपाण। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? आपका कृपाण भी नहीं होगा, धनी भी नहीं होगा, समृद्ध भी नहीं होगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा कुलीन। ठीक है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न होता है उसे कुलीन कहते हैं, और जो बहुत कंजूस होता है उसे कृपणा कहते हैं। क्या कहते हैं? जो कंजूस होता है उसे क्या कहते हैं? कृपणा कहते हैं। जिसके पास आधार धन मतलब संपदा होती है उसे क्या कहते हैं? समृद्ध कहते हैं। जो धनवान होता है, संपत्ति होती है, उसे समृद्ध कहते हैं। और जो पैसे वाला होता है उसे क्या कहते हैं? आप धनी कहा जाएगा। ठीक है, जो अच्छे उत्पन्न होता है, कुल में पैदा होता है, वो कुलीनवान होता है, अच्छे कुल में पैदा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि दाता शब्द का स्त्री लिंग शब्द क्या है? दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? दाती, दात्र, दात्री, धात्री। धात्री तो होगा ही नहीं आपका। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी धात्री, दात्री। दाता का स्त्रीलिंग पूछा है ना आपका। ठीक है, तो आपका ऑप्शन देखते हैं। दात्र भी नहीं होगा, दाती भी नहीं होगा, दात्री होगा, दात्री होगा। ठीक है, दात्री क्यों होगा? दाता का स्त्रीलिंग जो होता है वो दात्री होता है। वैसे कि क्योंकि अलग जो ऑप्शन दे रखे हैं वो असंगत हो रहे हैं। ठीक है, जो ऑप्शन दे रखे हैं वो क्या हो रहे हैं? असंगत हो रहे हैं, कोई संगति में नहीं मिल रही है इनसे, मतलब कोई सुर ताल नहीं मिल रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक होगा? जो कारक होता है वो क्या होता है आपका? इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। अपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक। ठीक है, अब बात करते हैं पेड़ से गिरा। लड़का पेड़ से गिरा। ठीक है, तो क्या है, क्या होगा इसमें? पर लड़का पेड़ से गिरा। ठीक, तो आपका हो जाएगा पेड़ से अलग हो रहा है ना। लड़का पेड़ से गिर गया तो क्या हो गया? अलग हो गया। ठीक है, अलग होने का बोध होता है आपका अपादान कारक में। तो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन नहीं होंगे। क्या होगा? अपादान कारक। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पापी में कौन सा विशेषण है? पापी की बात की जाए तो संज्ञावाचक विशेषण, सर्वनामक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका ऑप्शन होगा आपका संख्या, सर्वनाम, परिमाण नहीं, गुणवाचक होगा आपका। बाकी के ऑप्शन कट जाएंगे आपके। क्या होगा? गुणवाचक सर्व विशेषण होगा। ठीक है, कैसे होगा? क्योंकि पापी गुणवाचक विशेषण है, लेकिन जिस शब्द से संज्ञा का गुण तथा गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषणों में इनकी जो सर्वाधिक संख्या होती है वो क्या होती है? जैसे काल, काल लिखा हुआ था तो काल का नया, पुराना, अगला, पिछला, भूत, भविष्य। ठीक, काल के इतने वो होते हैं। ठीक है, नाम होते हैं। अब कहते हैं स्थान। स्थान की बात करी जाए तो भीतरी, भारी, दाएं बाएं, स्थानीय, देशीय, बंगाली, नेपाली। ठीक है, आकार की बात की जाए जैसे कि गोल, लंबा, सुंदर, सुडोल, चौकोर, नुकीला, सीधा, तिरछा, इस तरीके के होते हैं। ठीक है, और रंग की बात की जाए, रंग के लाल, पीला, हरा, इस तरीके के क्या होते हैं? गुण होते हैं ये। ठीक है, इसलिए गुणवाचक विशेषण का है इसमें। ठीक है, पापी में। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नवल सुंदर श्याम शरीर की सज्जल निरद सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार होगा? ठीक है, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल निरद सी कल कांति थी, मतलब कि कौन सा अलंकार होगा इसमें? आपका उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आपका ऑप्शन इसमें क्या होगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें रूपक अलंकार होगा नहीं, रूप का प्रकट, श्लेष अलंकार भी नहीं है, उत्प्रेक्षा भी नहीं है, उपमा अलंकार हो जाएगा आपका। उपमा अलंकार क्यों हो जाएगा? क्योंकि नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल निरद सी कल कांति थी, इस वाक्य में उपमा अलंकार होता है। क्योंकि उपमा अलंकार जहाँ उपमेय के स्थान उपमान की
उपमेय के स्थान उपमान की किसी समान धर्म को लेकर जो तुलना की जाए वहाँ क्या कहलाता है, उपमा अलंकार होता है। जैसे कि पीपर पात सरिस मन डोला, ठीक, इसमें क्या होगा, रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय और उपमान के भेद होते हैं, रहे तो आरोप किया जाता है, वहाँ क्या होता है, रूपक अलंकार कहा जाता है। ठीक है, रूपक अलंकार होता है। अब श्लेष अलंकार की बात की जाए तो श्लेष अलंकार में क्या होता है कि जो रूपक अलंकार का उदाहरण तो बताया नहीं आपको। ठीक है, रूपक अलंकार का उदाहरण जो होता है वो होता है उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग और बिकसेऊ संत सरोज सब हर से लोचन श्रृंग भ्रंग। ठीक है, यह आपका उदाहरण होगा। श्लेष अलंकार की बात की जाए तो श्लेष अलंकार में क्या होता है आपका कि श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, मिलना या संयोग। जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपक रहे हैं वहाँ क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, श्लेष अलंकार होता है। जैसे चिरजीवो जोरी जुए क्यों न स्नेह गंभीर कोट घट ये ब्रज भनुजा बेहर हल घर के वीर। ठीक है, यह आपका उदाहरण होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार के क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार में आपका उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे कि सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात और मनहू नील मणि शैल पर आतप परोए प्रभात। ठीक, इसमें ये उदाहरण होगा आपका। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बीजक किसकी रचना है, बीजक किसकी रचना है। ठीक है, सूरदास की, तुलसीदास की, कबीरदास की, जयसी की। मतलब इसमें किस किस की होगी आपकी, बीजक, बीजक की बात की जा रही है तो आपकी होगी कबीरदास की। ठीक, ये ऑप्शन होंगे नहीं तीन। अब बीजक भक्ति के निपुण काव्यधारा के जो ज्ञान श्री शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास की रचना कहा है तो बीजक, साखी, शबद तथा रमैनी तीनों जो संकल्पना है इसका संकल्पना कबीरदास को जाता है। शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 ईस्वी में किया था। ठीक है, बीजक नाम से क्या किया था, शिष्य धर्मदास ने क्या किया था, बीजक नाम से 1464 ईस्वी में इसका संकल्प कबीरदास के लिए किया था। ठीक है, कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी और साधु कड़ी आदि नामों से भी अभिव्यक्त किया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जो द्विवेदी जी हैं वो द्विवेदी जी ने कबीर को भाषा का डायरेक्टर कहा है। भाषा क्या कहा है, डायरेक्टर कहा है, डायरेक्टर, डिकेटर। ठीक है, डिकेटर कहा है। ठीक है, ये आपका यहाँ तक हो गया। आगे देखते हैं, आगे है नहीं इसमें। तो आज आप लोगों के मेरी वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक, बेल आइकन की घंटी दबा लें जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूं आप लोगों के पास मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टेलीग्राम की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उस पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और फेसबुक पे मैंने पेज बना दिया, उसकी लिंक मैं आप लोगों के वीडियो में दे दूँगा। उस पर क्या है, आपको लोग देख सकते हैं। फेसबुक पे भी पेज मेरा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सबसे ज़्यादा शेयर करिएगा। और वीडियो कैसी लगी है सबसे ज़्यादा आपका लोग कमेंट में बताएं। और मैं कुछ वीडियो और डालूंगा इसमें, अच्छे से अच्छे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक। तो जय हिंद दोस्तों।